जय हिंद। आइए आज हम लोग जो है इस वीडियो में, इस क्लास में जो है डिस्प्यूट, ठीक है, रिसोल्यूशन के बारे में या डिस्प्यूट सेटलमेंट के बारे में जानेंगे। वह है WTO से संबंधित। WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये टर्म में भी लिखा हुआ है ट्रेड इन द सेंस कि ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, जैसे पूरे के पूरे इन ग्लोबलाइज्ड इरा में, इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में एक देश जो है दूसरे देश के साथ व्यापार संबंध रखता है तो उसके कुछ इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय कुछ नियम कानून है जो कि सभी राष्ट्रों को उसका पालन करना होता है, उसे मानना होता है। लेकिन कोई राष्ट्र होता है, कोई देश ऐसा होता है जो कि अपने लाभ के लिए जो है उस रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट करने का प्रयास करता है। इन दैट केस जो है जितने भी WTO के मेंबर्स हैं, ठीक है, और जो जिनके साथ वह ट्रेड कर रहा है, अगर उन्हें लगता है कि यह इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन या जो ट्रेड के रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट कर रहा है, इन दैट केस वो जो है कह सकते हैं कि WTO में गुहार लगाते हैं कि भाई देखिए फलाना देश जो है इस नियम कानून का जो है उल्लंघन कर रहा है, हमारे साथ जो है यह कह सकते हैं कि एक प्रकार से अव्यवहारिक जो है व्यापार नीति को अपना रहा है। तो उस परिस्थिति में या कोई भी ट्रेड रिलेटेड कोई अगर ऐसा इशूज आ जाए, ऐसा दो देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, उस परिस्थिति में जो है एक ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि कभी भी कोई भी देशों के पास, 2 या 3-4 देशों के मध्य में, ठीक, मुख्यतः 2 देशों के मध्य में ही होता है या फिर कोई भी, ठीक है, अदर डिफरेंट कंट्री के बिटवीन में, अगर कह सकते हैं बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज के मध्य में अगर कभी भी ऐसी जो है समस्या उत्पन्न हो तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जो है हम डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म को इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, एक पैनल का गठन करते हैं और एक एपिलिएट बॉडी भी बनाते हैं। इज दैट क्लियर? तो किस प्रकार से WTO में डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। तो रिजॉल्विंग ट्रेड डिस्प्यूट है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो देखो कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो कोई भी मेंबर कंट्री, हमने बता ही दिया, बिलीव अगर उसे लगता है कि अनदर मेंबर कंट्री जो है वह वायलेट कर रहा है एग्रीमेंट का, वह संधि का जो कि WTO में किया गया था, और जो भी उसके मेंबर हैं वो मेंबर तभी बनते हैं जब उसमें हस्ताक्षर करते हैं, उसे अपने देशों में रेक्टिफाई करते हैं। इज दैट क्लियर? तो अगर जो भी अन्य देश है जिसके साथ व्यापार वो कर रहा है उसे अगर लगता है कि नहीं ये व्यक्ति या फिर यह देश जो है, जो एग्रीमेंट है, जो संधि है, उसके नियमों के विपरीत या उसका उल्लंघन करता हुआ प्रतीत होता है, उस परिस्थिति में जो है वह WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के तहत जो है वहाँ एप्लीएट बॉडी में या पैनल में दरवाजा खटखटा सकता है और वह कह सकता है कि ये जो है इन नियमों का या वायलेशन है। 2 तरीके हैं सेटलमेंट के। अब है कि सेटलमेंट कैसा हो, तो इसका 2 माध्यम है, 2 तरीका है। पहला है कि म्यूचुअली एग्रीड, चलो भाई हाँ हमने किया तो चलो अब हम दोनों बैठकर, जैसे 2 भाइयों में लड़ाई होता है, 2 पक्षों में लड़ाई होता है, तो फिर बैठकर सलाह मशवरा कर लिया जाता है, तो फिर दोनों में फिर से संधि हो जाती है, फिर से जो है पहले जैसा व्यवहार होने लगता है। तो ठीक उसी प्रकार म्यूचुअली एग्रीड, अगर कोई एक देश किसी दूसरे देश के खिलाफ आवाज़ उठाता है कि इन जो है WTO संधि के नियमों के जो है खिलाफ आप कार्य कर रहे हैं, तो फिर दोनों देश आपस में बैठकर राय मशवरा करते हैं, फिर नीति को आगे पीछे ऊपर नीचे जैसे भी कह सकते हैं ना कि एक प्रकार से इकोनॉमिक में जो है आर्ट ऑफ कंप्रोमाइज आना चाहिए। ठीक है, गिव एंड टेक का फॉर्मूला होता है, तभी कोई हम बिजनेस को कंडक्ट करते हैं। तो बायलैटरली द्विपक्षीय समझौता के तहत जो है वह सेटल किया जा सकता है। दूसरा है एजुडिकेशन, और ठीक है मतलब एजुडिकेट करता है कौन? इम्प्लीमेंटेशन पैनल या फिर कह सकते हैं एप्लीएट बॉडी या फिर पैनल, जो कि WTO के माध्यम से जो है नियुक्त किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो रिपोर्ट आएंगे या इनके जो जजमेंट आएंगे, दे आर बाइंडिंग इन नेचर, मतलब दोनों मेंबर उसे उस रिपोर्ट्स के माध्यम से दिए गए फैसले को मानने के लिए बाध्य होंगे। इज दैट क्लियर? देखिए अब है कौन कौन से स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है, कितने स्टेज है, ये तो 2 तरीका हमने देख लिया। अब स्टेज जो है 3 प्रमुख स्टेज है। सबसे पहला स्टेज है कंसल्टेशन, दोनों के मध्य में जो है कंसल्ट किया जाता है कि भाई आखिर मुद्दा क्या है, मैटर क्या है, किस चीज़ को लेकर डिस्प्यूट हो रहे हैं, इशू क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इशू क्या है,
इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। उनको लेकर पहले चर्चा की जाती है, देखा जाता है। उसके बाद जो है एजुडिकेशन बाय पैनल, उसके बाद एक पैनल रहता है, वह पैनल के माध्यम से जो है फैसले सुनाए जाते हैं। और उस पैनल को, जैसे भारत में मान लो ना कि सेशन कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक उसी प्रकार पहले एक प्रकार से अगर देख लिया, कंसल्ट कर लिया दोनों देशों से, दोनों देश अगर मानने को एग्री नहीं है तो पैनल होता है, उसमें जो है 5 या 7 मेंबर्स होते हैं। वो पैनल के द्वारा फिर दोनों पक्षों के बातों को सुना जाता है और उसके बाद जो है वह पैनल जो है अपनी रिपोर्ट और अपने जजमेंट देते हैं। अगर वहाँ मैटर सॉर्ट आउट हो गया, अगर दोनों देश खुश हो गए, चलो भाई तुम्हारा भी हाँ हमारा भी वाह वाह, तो इस परिस्थिति में मैटर तो वहीं सॉर्ट आउट हो जाए। अगर किन्हीं एक देशों को लगता है कि नहीं अभी भी जस्टिस हमें नहीं मिला है, इन दैट केस अब कह सकते हैं कि यह जो है अप्लाई करते हैं अपीलिएट बॉडी में। आप नाम से ही सुने होंगे, अपील करना, अपीलिएट बॉडी, ठीक है। तो इससे भी मतलब पैनल से ऊपर एक अपीलिएट बॉडी होता है, उसमें वह अपील करते हैं। और तीसरा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूलिंग, और जो रूलिंग आ जाता है, जो अपीलिएट बॉडी कह सकते हैं, रिपोर्ट और रिकमेंडेशन जजमेंट जो भी कहें, वह सुना देती है। उस परिस्थिति में रूल जो है बाइंडिंग होगा, ठीक, और बाइंडिंग होगा तो उसे इम्प्लीमेंट भी कराना होगा। तो उसमें एक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूलिंग का भी प्रावधान है कि किस प्रकार से अब हम इस प्रावधानों के तहत जो भी रिपोर्ट और जो भी पैनल ने डिसाइड किया है, अपीलिएट बॉडी ने जो कह सकते हैं कि जजमेंट दिया है, उसे अब हम इम्प्लीमेंट करें। अगर कोई देश इम्प्लीमेंट नहीं करता है, क्योंकि सारे सबके सब देश जो हैं अपने आप में एक सॉवरेन नेशन है, संप्रभुत्व संपन्न गणराज्य है, लेकिन फिर भी उस पर अगर आप कह सकते हैं समूह के बनाए गए नियमों के विपरीत चलते हैं तो आप पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ काउंटर मेजर, और कुछ काउंटर मेजर लगाए जा सकते हैं कि इफ फेल्यूर ऑफ लूजिंग पार्टी टू इम्प्लीमेंट, अगर कोई व्यक्ति जो इसमें केस हार गया वह अगर इसे इम्प्लीमेंट नहीं करता है और वह इसे इम्प्लीमेंट करने में फेल होता है, इन दैट केस कोई काउंटर मेजर या इकोनॉमिक सैंक्शन उसके ऊपर लगाए जा सकते हैं, ठीक है। आगे है WTO एपिलिएट बॉडी सेटअप इन 1995। अब हम WTO के थोड़ा एपिलिएट बॉडी के बारे में जान लेते हैं, जो कि 1995 में 1995 में इसका गठन किया गया था, ठीक है। इसकी एक स्टैंडिंग कमेटी थी 7 मेंबर की, जो प्रेसिडाइज करते हैं पैनल। मैंने बताया पैनल तो 7 मेंबर का पैनल बॉडी होता है, ठीक है। और कह सकते हैं कि ओवर अपील्स एंड डिस्प्यूट, कोई भी एक प्रकार से अपील होता है ना, पैनल मेंबर के पास ही किया जाता है। आगे रिपोर्ट ऑफ पैनल मेंबर एग्जामिन करता है, जो एपिलिएट बॉडी होता है, ठीक है, वो पैनल के रिपोर्ट्स को एग्जामिन करता है, ठीक है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि हाई कोर्ट ही है, ठीक है। तो हाई कोर्ट में पहले आ गया मतलब पैनल मेंबर जो 7 मेंबर वो जजमेंट दे देते हैं, उसके बाद जो एपिलिएट बॉडी होता है वहाँ सुनवाई होता है, ठीक है। तो रिपोर्ट जो है वो पैनल, ठीक है, वो पैनल के द्वारा दिए गए जजमेंट को एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की तरह एपिलिएट बॉडी जो है एक प्रकार से वो उसे फिर से री एग्जामिन करती है, फिर से देखती है, जांचती परखती है कि आखिर भाई डिस्प्यूट क्या है, आखिर मुद्दा क्या है। उसके बाद जो है एपिलिएट बॉडी जो है चाहेगी तो वो पैनल की रिपोर्ट्स को मॉडिफाई कर सकती है, उसमें अगर कुछ त्रुटि हो तो सुधार सकती है, उसे कुछ अल्टर कर सकती है, उसमें कुछ अप्स एंड डाउन कर सकती है, इसके अधिकार क्षेत्र में आता है। एंड रिवर्स द लीगल फाइंडिंग, इवन दो वो पैनल के द्वारा जो रिपोर्ट आया है उसे रिवर्स भी कर सकती है, ठीक है। तो हर डिस्प्यूट वो इस प्रकार से उस डिस्प्यूट्स को जो है सुनती है और सॉर्ट आउट करने का प्रयास करती है। तो देखते हो बीच बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है, जैसे भारत पाकिस्तान में सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट तो हमारा चाइना के साथ होता है। चाइना कई बार, जैसे देखो कई बार जो है हम लोगों ने उसका ऐप को बैन कर दिया, या कई बार ट्रेड कॉमर्स पॉलिसी हम ऐसे उठाते हैं जिस पर क्योंकि चाइना जो है सस्ता माल बेचता है भारत में, तो उसमें हम जो है ड्यूटीज़ इम्पोज कर देते हैं, ताकि जैसे भारत के जो भी नई इमर्जिंग इंडस्ट्री है वो उसको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है डोमेस्टिक कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग को बूस्टअप करने के लिए, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सेव करने के लिए कई बार जो है भारत सरकार या हर एक देशों की सरकार ऐसे मेजर्स और स्टेप्स उठाते हैं। तो कई बार जो है चाइना वगैरह कहता है कि हम WTO में जाएंगे, भाई जाओ मतलब अब क्योंकि देखो भारत एक संप्रभु या कोई भी देश है, एक सॉवरेन नेशन जो है वो अपने, अब जैसे देखो एक मुद्दा आया, क्या कहते हैं कि अमेरिका बार बार कहता है कि जो, या फिर न्यूजीलैंड वगैरह जो कहता है कि जो दूध उत्पादक हैं वह भारत में बेचने की अनुमति मिलनी चाहिए, लेकिन भारत यह अनुमति नहीं प्रदान करता है, क्योंकि अगर ऐसा किया तो भारत के जो फार्मर्स हैं एक तो ऐसे ही इतने वल्नरेबल हैं कि कभी मानसून ख़राब हो जाता है तो उनकी स्थिति और गड़बड़ हो जाती है,
और दूध वगैरह जो है ना फार्म और एलाइड सेक्टर का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। अगर जो है उससे भी चीप जो है मिल्क प्रोडक्ट अगर चाहे न्यूजीलैंड हो या अमेरिका से भारत में इंपोर्ट होने लगे तो पूरी की पूरी जो है भारत की जो है ना एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है एकदम ध्वस्त हो जाएगी। तो इसके लिए जो है हम लोगों ने वहाँ के डाइट्री कह सकते हैं कि दूध और मिल्क प्रोडक्ट पे एक प्रकार से प्रतिबंध लगा रखा है। तो बहुत सारे ऐसे मेजर्स हम उठाते हैं। फिर साथ साथ जब भी कोई एक देश से दूसरे देश को बीच में जो है युद्ध की स्थिति आती है, वॉर वगैरह, मतलब ठीक है, जैसे भारत ने कई एक चाइनीज़ ऐप को जो है बैन कर दिया। तो ऐसा कोई क्रिटिकल सर्कमस्टांसेस आते हैं जब लगता है कि नहीं हमारे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा है। उस परिस्थिति में कोई WTO या कोई IMF, कोई भी UN के रूल्स रेगुलेशन काम नहीं करते। भारत या कोई भी संप्रभुत्व देश जो है अपने नियमों के अनुसार जो है चलने के लिए स्वतंत्र है। हाँ, लेकिन जो जनरल सर्कमस्टांसेस होते हैं, मतलब सामान्य जब परिस्थिति होती है, तो क्योंकि हमने खुद WTO के नियमों पर और उसके संधियों पर हस्ताक्षर किया है, तो भाई अब हस्ताक्षर किया हो तो उसे मानो भी। तो मतलब जब सामान्य सर्कमस्टांसेस रहते हैं तो उस परिस्थिति में हम उन नियमों को, क्योंकि कोई भी जब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में नियम कानून को जब उस पर जब सरकार कोई भी देश की सरकार जो है अगर हस्ताक्षर करती है, सिग्नेटरी बनती है, तो उसे पार्लियामेंट के द्वारा रेक्टिफाई करना पड़ता है। और अगर पार्लियामेंट अप्रूव करती है तभी वो हमारे देश में लागू होगा। तो यही है कि WTO के डिस्प्यूट किस प्रकार से सॉर्ट आउट करने का इसमें जो प्रावधान दिया गया, और ये सही भी है क्योंकि अभी देखो इस ग्लोबलाइज्ड इरा में हम जो है एक देश से दूसरे देश पे कितने इंडिपेंडेंट हैं, चाहे एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर हो या बहुत सारे जो क्लाइमेट चेंज को लेकर हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि तमाम चीज़ों में जो है सही प्रकार से कम्पिटिटिव और एक प्रकार से कह सकते हैं कोऑपरेटिव कंपटीशन होना चाहिए। ठीक है, डिस्टर्प्टिव कंपटीशन नहीं। ठीक है, कॉर्पोरेटिव कंपटीशन करने का मतलब है कि सब मिलकर जो है ना ग्रोथ फॉर ऑल, सबका विकास हो, सबका उन्नति हो। सो दैट्स ऑल, ये हमने आज अब यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। एंड इफ देयर वर एनी क्वारीज, कमेंट्स, सजेशन, एडवाइस, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.